तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, काफी दिनों से हमारा लटका हुआ था। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, जो भी एक्सेस चार्ज कंडक्टर पे होता है, वट एवर इज द नेट चार्ज, जो भी कंडक्टर पे नेट चार्ज होता है वो अगर हम किसी कंडक्टर को दे देते हैं तो हमेशा कहां पे आ जाता है? आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाता है। अगर आप कोई चार्ज इसको बीच में दोगे तो ये फाइनली सरफेस पे आ जाता है और सरफेस पे इस तरह से आएगा कि ये फाइनली सरफेस पे रुक जाएगा। जैसे अगर इसको बीच में चार्ज दूं कहीं पे तो ये मूव करते करते आएगा और सरफेस पे भी थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हो बहुत तेजी से मूव करेगा और फाइनली सरफेस पे रुक जाएगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि हमारा जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। इसे बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट होती है बेटा, मतलब ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर लेता है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अभी आगे बताएंगे किस तरह से करता है, लेकिन अभी जस्ट एक पहली इंफॉर्मेशन जो आप पहले से जानते हो कि अगर हम इस पे बात करें कि अगर इस पे हमने कोई भी चार्ज दिया है तो सरफेस पे, आउटर मोस्ट सरफेस पे रहता है, ठीक है ना? लीड लगा दें, क्या कनेक्ट करेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है तो लिखते चलो फटाफट, बस पॉइंट लिख लो। लिख सकते हो एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, any excess charge given to the conductor resides on the outermost surface of the conductor, resides on the outermost surface of the conductor. चलिए, second property, in electrostatic condition, comma net electric field at any point inside the material of conductor is zero. कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। मतलब कोई भी मटेरियल के अंदर बात हो रही बेटा, इनसाइड द मटेरियल, है ना, कैविटी की बात नहीं हो रही। अगर मटेरियल नहीं है तो वहां कंडक्टर के अंदर पॉसिबिलिटी है कि नॉन जीरो हो। कब होगी वो कैविटी में हम बात करेंगे जब कोई चार्ज रखते हैं, लेकिन इन जनरल अगर ये एक सॉलिड कंडक्टर है, अगर ये एक सॉलिड कंडक्टर है तो किसी भी पॉइंट पी पे इन ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस आपकी जो ये होगी वो जीरो। ध्यान रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं, मतलब चार्ज रुका हुआ नहीं, अगर कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रही है या चार्ज मूविंग कंडीशन में, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था J इक्वल टू सिग्मा E, वहां कंडक्टर होता है, करंट फ्लो होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, है ना। लेकिन अगर किसी कंडक्टर में चार्ज मूव नहीं कर रहा है, ना तो अंदर मूव कर रहा है ना सरफेस पे मूव कर रहा है, उस परिस्थिति में अंदर फील्ड किसी भी पॉइंट पे जीरो होती है मटेरियल के अंदर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे बनते हैं सवाल, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल बन जाता है। सबसे पहले तो जैसे पहला सवाल तो ये बन गया कि एक कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, मतलब इसके अगल बगल कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं, कोई पड़ोस में चार्ज नहीं रखा और हमने इसे कुछ चार्ज दे दिया। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि इसका मतलब जो भी ये चार्ज होगा, अगर कोई बाहर फील्ड नहीं है तो ये चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट ही इस तरह से करेगा कि हमारे पास कोई भी
अंदर कोई भी फील्ड जनरेट ना हो। इसमें वो है पेस ना, हेलो हेलो है ना, तो अंदर जीरो है। आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला जो चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट ही इस तरह से कर रहा है कि वो फील्ड अंदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। दूसरा ये आता है कि अगर मान लो एक न्यूट्रल कंडक्टर है, सपोज एक सवाल सिंपल सा बनता है कि एक न्यूट्रल कंडक्टर है और अगर मान लो मैं उससे कुछ r डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं यहां पे प्लस, ये न्यूट्रल था ओवरऑल है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो अब कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे जीरो कैसे हो, ये पॉजिटिव चार्ज कुछ फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, कोई भी कंडीशन हो, चार्ज मटेरियल के अंदर नेट फील्ड जीरो होती है, तो कैसे जीरो हुई होगी। अच्छा, अगर इस बात को प्रूव किया जाए, ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको चाहो तो आप ऐसे एक तरीके से प्रूव भी कर सकते हो। इस सवाल पे मैं भी थोड़ी देर में आता हूं, पहले इसको देखो। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर हम कैसे कह सकते हैं कि जीरो ही होगी, अगर यहाँ पे चार्ज है तो अंदर जीरो होगी। ये चार्ज का मतलब है एक्सेस चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हमने कहा चलो तुम मान लो कि यहां पे जीरो नहीं है, तुम मान लो कि कुछ है, लेट अस सपोज कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड है। इसका मतलब ऐसा समझ लो कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, इन्होंने फील्ड इधर प्रोड्यूस करी होगी E1, इन लोगों ने इधर प्रोड्यूस करी होगी E2, मोटा मोटा मान लेते हैं, और E1 बड़ा होगा E2 से, तभी तो इधर की तरफ आएगी फील्ड। बताओ भैया, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट, तो अंदर जो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो रैंडमली मूव करते रहते हैं, आप भी जानते हो। लेकिन चूंकि कोई भी रीजन अगर हम देखें, चार्ज दिखा इसलिए नहीं रही, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रल होता है। अंदर का रीजन पूरा कैसा है, न्यूट्रल। इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो रहा, पर रैंडम मोशन हो रहा है, कोई नेट मोशन नहीं हो रहा। मतलब जितने ऑन एन एवरेज जितने इधर जा रहे होंगे उतने इधर जा रहे हैं, तो कोई नेट चार्ज का मोशन हम नहीं दिखा रहे, कोई करंट नहीं फ्लो। लेकिन बच्चों अगर आप ये इमेजिन करते हो कि इस कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो नहीं होगी, तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो इमेजिन करोगे। लेट अस सपोज कि हमने राइट डायरेक्शन में इमेजिन कर ली, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमने राइट डायरेक्शन में इमेजिन कर ली है, तो जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे एक लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन में एक नेट मोशन होगा इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन में नेट मोशन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन में नेट मोशन होगा तो नेगेटिव चार्ज इधर से इधर की तरफ आएगा, यानी ये वाला पॉजिटिव बढ़ेगा, ये पॉजिटिव कम होगा। यानी पहली बात तो चार्ज स्टैटिक नहीं हुआ, चार्ज चेंज हो रहा है, मूव कर रहा है। इट इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही तब आएगी जब अंदर तुम्हारा क्या होगा, फील्ड जीरो हो जाएगा। नहीं तो चार्ज का नेट मूवमेंट बना रहेगा कि नहीं। एक तो ये भी कह सकते हो, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं हुई। अब हम मानते भी हैं कि चलो फील्ड है, तो इधर से इधर जब चार्ज चलेंगे और जब इधर का पॉजिटिव कम होगा, इधर का पॉजिटिव बढ़ेगा, तो क्या होगा, E1 कम होता जाएगा, E2 बढ़ता जाएगा। और पहले E1 E2 से बड़ा था, यानी फाइनली तब तक चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक E1 E2 बराबर नहीं जाए। और जैसे अंदर फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट बंद हो जाएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही तब आएगी जब चार्ज का नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी से ऐसे थ्योरेटिकली भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भैया अंदर फील्ड क्यों जीरो है ना। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर कोई आसपास एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज है, तो वो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है कि वो अंदर कोई फील्ड प्रोड्यूस करता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि तो बहुत सारी बातें और भी आएंगी, आगे हम पढ़ेंगे। एक सवाल बनता है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि r डिस्टेंस है, ये r रेडियस है, ये O पॉइंट है। O क्या, ये सॉलिड कंडक्टर है, आपका सॉलिड कंडक्टर है, कंडक्टर के सभी पॉइंट पे फील्ड जीरो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फाइंड आउट, एक तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कितनी होगी, आंसर है जीरो। जब आप कहता है O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो उसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है,
ठीक है ना। दूसरा ये है बच्चों कि अगर तुमसे पूछे कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू कंडक्टर ओनली। अच्छा, ये नहीं कहता हमेशा ही कंडक्टर के अंदर किसी एक की वजह से होगी। ये जो पॉइंट हमने लिखा है ये बता रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होगी, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब अगर चार लोगों की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही तो चारों का वेक्टर सम जीरो होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे निकालेंगे कि अगर पॉइंट चार्ज की वजह से हमको यहां निकालना हो तो देखो हम ओ पॉइंट पे लिखेंगे फील्ड, ओ पॉइंट पे क्यू की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, और ओ पॉइंट पे कंडक्टर की वजह से, खुद कंडक्टर की वजह से। और ये नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि कंडक्टर की वजह से जो फील्ड आएगी ओ पॉइंट पे इट इज माइनस टाइम्स जो पॉइंट चार्ज की वजह से होगी, और पॉइंट चार्ज की फील्ड होगी के क्यू स्क्वायर बाय, ये आ गया। इसकी वजह से इधर की तरफ होगी और ये हमारा ई एक्सटर्नल मान लो और ये हमारा ई इंड्यूस्ड होगा, जो से क्या करेगा, कैंसिल। कहीं पर भी अगर आपसे यहां पूछा जाए तो यहां पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी ई एक्सटर्नल, और जो कंडक्टर की होगी वो ई इंड्यूस्ड ऐसी होगी, तभी तो नेट जीरो होगा। यानी एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर के अंदर जो अब ये इंड्यूस कहां से आएगी भाई, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं, इंडक्शन पढ़ा चुका हूं, और इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस तरह की फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि हर जगह पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो कभी भी अगर ऐसा पूछा जाता है कि कंडक्टर के कारण कितनी होगी, तो दोनों के कारण नेट जीरो है, तो आपका एक के कारण जो होगी दूसरे का अपोजिट साइन के बराबर होगी। ये ओ पॉइंट पे स्पेशली है, ओ पॉइंट पे, किसी और पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ और भी आएगी, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो जल्दी से, फिर अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जी कैसे हो, सिमिलर सवाल करिए आपको। एक सिमिलर सवाल ये है कि एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है, और एक यहाँ पे अगर प्लस q चार्ज यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे एक माइनस 2q चार्ज रखा है, और सेंटर से डिस्टेंस 2r है, और यहाँ पे 3r डिस्टेंस है, और ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल। नंबर 1, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ बोलूंगा इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। दूसरा है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू कंडक्टर ओनली, है ना। ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की वजह से, ठीक, ये बताओ। ये 2 है और ये 3 होगा कंडक्टर, तो इस पे कुछ इंड्यूस चार्जेस आएंगे, वो मैं बना नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि O पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1 की वजह से, 2 की वजह से और 3 की वजह से, तीनों का वेक्टर सम होगा। कंडक्टर की सरफेस पे कुछ इंड्यूस चार्जेस आएंगे, ठीक है। तो नेट जीरो होगा, नेट जीरो होगा, फर्स्ट का आंसर तो जीरो ही है। तो हमसे कंडक्टर की वजह से पूछा है, E3 पूछा है, तो कंडक्टर की वजह से बच्चों कैसे निकालोगे, इट इज माइनस टाइम्स E1 प्लस E2, ऐसे तो निकालेंगे ना बेटा। तो इस चार्ज की वजह से देखो E1 इधर की तरफ आएगा और E2 इधर की तरफ आएगा, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट ऐसा आएगा, तो जो कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैंसिल आउट करेगी, ऐसी तो बनेगी ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो। तो यहां पर माइनस टाइम्स, अगर E1 को देखोगे तो इट इज के मैं 1/4 लिख लेता हूं, के क्यू अपॉन 4r² आई कैप, और इसकी वजह से डाउनवर्ड अगर मैं से x एक्सिस से y एक्सिस मान रहा हूं, y और ये x, तो ये के 2q, माइनस नहीं लिखना क्योंकि हम डायरेक्शन, ये माइनस जो है इसकी वजह से डायरेक्शन नीचे की तरफ ले ली है, हमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है फॉर्म मैग्नीट्यूड में, मैं बता चुका हूं आपको पहले से। 9r² एंड इट इज माइनस j कैप,
और ये इसके बाहर माइनस रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर एट पॉइंट ओ, ठीक है ना, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर। अब एक सिंपल मेरा सवाल है, इस पे मैं काफी क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। एक न्यूट्रल कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस सपोज इसकी वैल्यू ई नॉट है। मैं कुछ ऑप्शंस बोल रहा हूं, बताना कौन सा करेक्ट है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ट्रू है या फॉल्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना। जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका मतलब क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अगला लाइन सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू कंडक्टर इज जीरो, फॉल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, क्यों फॉल्स है? यूनिफॉर्म होगी। कैसे बता सकते हो कि यूनिफॉर्म होगी? हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड कैसी है, इसे कैंसिल करेगा, तो इंड्यूस फील्ड भी कैसी प्रोड्यूस करेगा? समझ रहे हैं ना। एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर की प्लस एक्सटर्नल नेट जीरो रहनी है, तो कंडक्टर की जो फील्ड होगी इस माइनस टाइम्स ये एक्सटर्नल के बराबर होगी। बताओ भाई, अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये यूनिफॉर्म है। पिछले केस में, अच्छा यहां कैसी होगी? कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टर के कारण फील्ड होगी कैसी होगी? वहां नहीं, तो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो पॉइंट चार्जेस की है, दैट इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मुद्दा ये है कि ये तो पता चल गया कि इट इज माइनस टाइम्स ई नॉट के बराबर होगी। इसकी ये यूनिफॉर्म, जब फील्ड लाइंस में यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे कंडक्टर को, तो फील्ड लाइंस बनानी है, कैसे बनेगी? चार्ज इंड्यूस होगा यहाँ पर, अगर फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, इधर नेगेटिव चार्जेस आएंगे और इस तरफ कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो फील्ड लाइंस हमको बच्चों बनानी है ना, फील्ड लाइंस बनानी है। तो फील्ड लाइंस चलो बाद में बना लेंगे, क्योंकि अभी के कुछ बातें हैं मैं बता देता हूं। वैसे बच्चों, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो है, अभी मैं इसको लिखवा दूंगा, वैसे ये मुझे बताना चाहिए था, इसके बाद इस सवाल पे आना चाहिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस टाइम्स डीवी बाई डी। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दिस इंप्लाइज, अगर ये जीरो है, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल बच्चों कैसा होगा? देखिए कभी कभी दिखना बंद हो जाता है। तो डीवी बाई डी आर अगर जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है यार, या तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन पूरे में ही अगर जीरो है इसका मतलब ही कांस्टेंट ही है, कितने लोकल मैक्सिमम मिनिमम बनाओगे। तो डीवी बाई डी आर जीरो का मतलब पोटेंशियल, यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और कंडक्टर का तो पूरा मटेरियल ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला होता है कि नहीं? यानी कंडक्टर का पूरा मटेरियल, होल मटेरियल मतलब होल वॉल्यूम, मटेरियल का पूरा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल होता है बच्चों, बताओ होता है कि नहीं? इक्विपोटेंशियल होता है किस कंडीशन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है। मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मूविंग चार्जेस हैं अगर सरफेस पे या अंदर, तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगर चार्जेस लोकेट। बताओ भैया, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, तो पूरा मटेरियल इक्विपोटेंशियल होता है। अच्छा बताओ, पूरा मटेरियल ही अगर इक्विपोटेंशियल है तो सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं होगी क्या? है भैया? तो कंडक्टर की सरफेस जो होती है, सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो भी कैसी होगी? क्या एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी कि नहीं होगी? बताओ भैया। और कुछ याद है तुमको, इक्विपोटेंशियल सरफेस से फील्ड लाइंस कैसी होती थी? परपेंडिकुलर होती थी, हमेशा परपेंडिकुलर होती थी। यानी कंडक्टर की सरफेस के फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर। इन बात को ध्यान में रखते हुए यहां पे फील्ड लाइंस बनाए। तो ये एक तरह से थर्ड प्रॉपर्टी पॉइंट भी हमने यहां पर यूज कर लिया है कि भैया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से
कंडक्टर का पूरा मटेरियल इक्विपोटेंशियल होता है, सरफेस भी, जब मटेरियल ही हो गया पूरा तो सरफेस भी उसी में आ गई, सरफेस भी इक्विपोटेंशियल होता है। तो जब भी आप फील्ड लाइंस बनाएंगे, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो कंडक्टर की सरफेस के हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर। अब हमको फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है कि अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं, जल्दी निकालिए जल्दी से फटाफट कैसे बनेगी। मैं एक बना देता हूं, एक आप समझो। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार जेईई में। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यूनिफॉर्म फील्ड इस तरफ है तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जहां पे फील्ड ही नहीं है वहां पे फील्ड लाइन तो होगी नहीं, तो अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं बनेगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दे दी गई है आपको, तो जो फील्ड लाइंस, तो जो बहुत दूर वाली फील्ड लाइंस होगी ना उन पे इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ये वो लाइन है जो इससे बहुत दूर है, इसके चार्ज की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा फील्ड पे, ऐसा मान के चलो, फार अवे फ्रॉम द कंडक्टर। ऐसे यहां पर भी बहुत दूर वाली लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा पास वाली लाइन जो आएगी उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ऐसे समझ लो। और थोड़ा पास वाली लाइन आएगी वो इस तरह से, ऐसे मान लो ये कंडक्टर के परपेंडिकुलर यहां से आ रही होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है फील्ड लाइन, इसी तरह यहां से पॉजिटिव से निकल के ऐसे आएगी, ये एंगल 90 डिग्री। और थोड़ा सा पास बनाएंगे तो और ये ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये और थोड़ा बीच में बना देते हैं, ये 90 डिग्री सीधा होगा, ये ऐसे जाके ऐसे 90 डिग्री बनाएगा। कंडक्टर से बहुत दूर फील्ड का बिहेवियर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा, मान के चले बहुत दूर। कंडक्टर की सराउंडिंग में इन चार्जेस की वजह से फील्ड बदलेगी, अंदर तो जीरो ही हो जाएगी, अंदर क्या ही फील्ड लाइंस होगी। तो सराउंडिंग में जो फील्ड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। इस तरह से ही कंडक्टर की सरफेस पे हमेशा कैसी होगी, 90 डिग्री। तो ये जो है ऐसे हो जाएगी फील्ड लाइंस, नेगेटिव से ऐसे हो जाएंगी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे इस तरह से है। देखिए थोड़ा सिमेट्रिक बनानी चाहिए मुझे। जो थोड़ा पास से होगी उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, और जो बहुत दूर लाइंस होगी इस तरह की कुछ फील्ड लाइंस बनेगी। ये सारी की सारी फील्ड लाइंस सरफेस से कितना एंगल बनाएंगी ना। अब देखो एक भी फील्ड लाइन, ये लाइन अगर आपने यहां से यहां बनाई ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। इससे चल के ये क्यों रॉन्ग है, देखो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर मैं इधर की तरफ चला आ रहा हूं, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, 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 कायदे में पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। जबकि तो सेम पोटेंशियल, तो एक ही कंडक्टर से चल के उसी कंडक्टर में टर्मिनेट नहीं करना है कभी लाइन को। कभी भी कंडक्टर केस में फील्ड लाइंस बनेगी तो अगर कंडक्टर से टर्मिनेट हो रही तो कंडक्टर से ओरिजिनेट नहीं होगी, ओरिजिनेट हो रही तो टर्मिनेट नहीं होगी, ध्यान रखना। सेम बॉडी में क्यों पोटेंशियल होता है ना कंडक्टर बेटा, तो ये गड़बड़ ना बनाना। कुछ बच्चे कहते सर पॉजिटिव से निकालेंगे, कुछ तो हल कर देते हैं, यहां से यहां बना देते हैं। अंदर जब फील्ड ही नहीं तो अंदर कैसे होगी लाइन, है ना। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी निकल के आ रही कि फील्ड लाइंस डिसकंटीन्यूअस हो सकती है। ये लाइन आई रास्ते में टूट गई, फिर आगे बीच में इतना सारा डिसकंटिन्यूटी है, कैसे डिसकंटिन्यूटी नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं, है ना। तो फील्ड लाइंस डिसकंटीन्यूअस हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, शार्प टर्निंग इस तरह की नहीं होती है, मतलब इस तरह कस्प टाइप पॉइंट नहीं बनेगा, कॉर्नर टाइप, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कंडक्टर रखा जाएगा तो उसके चारों तरफ के मोहल्ले में फील्ड लाइन, जो बहुत दूर वाली फील्ड लाइंस होगी वो ऑलमोस्ट नेचर वही रहेगा जैसा कि नेचर होता। कहना चाहेंगे इस पे। अब जो दूसरा वाला सवाल हमने दिया था, अभी लिखा नहीं आपने, लिख लेना चाहिए था अब तक, क्या कर रही थी आप। चलो अच्छा इसका बनाओ फील्ड लाइंस। ये भी न्यूट्रल है, इस बार पॉइंट चार्ज रखा है। जरा बताओ फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, बनाओ सभी लोग। तो यहां पे अगर हम देखें
तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव। तो इस बीच में फील्ड लाइंस यहां से पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, इसी की वजह से इंड्यूस हुआ है ना। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर आएगा एक पोजीशंस में। तो यहाँ पे आप ऐसे फील्ड लाइंस भी कर्व्ड हो जाएंगी। ऐसा समझो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो नॉन यूनिफॉर्म रेडियल नहीं रहेगी ना। रेडियल केवल, अगर रेडियल तब बना सकते थे आप जब केवल इस पॉइंट चार्ज की होती, थोड़ा कर्व्ड हो जाएगी इस तरह से कि इस कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर ऐसे पड़ेगी, इस तरह से कह सकते हो। और कुछ फील्ड लाइंस यहां से पॉजिटिव से निकलेंगी, आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे आ रही। देखो ये दो लाइनें मैंने जानबूझ के दिखा दी है थोड़ा एहसास कराने के लिए। क्या एहसास कराने के लिए? देखो यहां से कुछ फील्ड लाइंस निकलेंगी। हम ये कह रहे हैं कि जितना चार्ज ये है जरूरी नहीं है कि उतना ही चार्ज इंड्यूस हो। हम देखेंगे कुछ कम इंड्यूस होगा, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसकी डिस्टेंस क्या है और अदर सारी चीजों पे, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे भी। तो कहने का मतलब जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उससे अगर कम इंड्यूस हो रहा है, तो मान लो अगर यहाँ से 50 फील्ड लाइंस निकलती है, सारी इस कंडक्टर पे टर्मिनेट नहीं होगी, कुछ यहाँ टर्मिनेट होगी, जितनी टर्मिनेट होगी आप कह सकते हो उतनी यहाँ से निकलेंगी, और रिमेनिंग जो फील्ड लाइंस होंगी वो कहाँ जाके टर्मिनेट होंगी? इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी, है ना। मतलब इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होने का मतलब है। और सुनो, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव तक या इस नेगेटिव से पॉजिटिव में फील्ड लाइंस नहीं बढ़ी, वो मैं बता ही चुका हूं, सेम कंडक्टर है तो कोई मतलब ही नहीं फील्ड लाइंस का। ये दोनों चार्जेस इसकी वजह से इंड्यूस हुए हैं, तो इससे यहाँ पे ऐसे आप फील्ड लाइंस बनाएंगे और यहां से इंफिनिटी तक बनाएंगे, ठीक है ना। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि सारी फील्ड लाइन जो क्यू से निकल रही है वो इस कंडक्टर पे टर्मिनेट नहीं हो रही, कुछ फील्ड लाइंस इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो रही, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लॉन्ग डिस्टेंस तक होगी, फार अवे फ्रॉम दिस सिस्टम, ठीक है। जैसे अगर एक सिंपल प्लस क्यू और माइनस क्यू होता था तो उसमें सारी प्लस क्यू से निकलती थी, माइनस क्यू पे टर्मिनेट होती थी, जब हमने फील्ड लाइंस डिस्कस करी थी। तो उसका ये मतलब होता है कि बहुत फार अवे अगर पॉइंट पे चले जाओगे तो निग्लिजिबल फील्ड हो जाएगी, देयर विल बी नो फील्ड लाइन व्हिच विल टर्मिनेट एट इंफिनिटी और व्हिच विल ओरिजिनेट फ्रॉम द इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपसे फील्ड लाइंस के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या बनेगा। पोटेंशियल पे बेस्ड भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए कभी कंडक्टर में आप देखिएगा कि आपको पॉइंट मेंशन नहीं करता है कि कंडक्टर के किस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये मेंशन नहीं किया जाता है। आपसे हमेशा बोलेगा कि कंडक्टर का पोटेंशियल निकालो। जैसे अगर मैं बच्चों कह दूं कि न्यूट्रल कंडक्टर है, चलो यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां से 2r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, और यहां पे मान लो ये -3q चार्ज है, ये आपका 3r डिस्टेंस है सेंटर से। तो हमने कहा फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का पोटेंशियल निकालना है। तो बताओ कितना है? कंडक्टर का पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल हर जगह कंडक्टर में सेम होगा बेटा। होल मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, पूरा का पूरा मटेरियल इक्विपोटेंशियल होता है। इसलिए आप जिस पॉइंट पे आप आसानी से निकाल सकते हो उस पॉइंट पे निकालो। क्या आएगा बताओ? देखो ये प्लस क्यू है, ये -3q है। क्या ये मानते हो कि कुछ चार्ज इस पे इंड्यूस भी होगा? लो नेट फील्ड जीरो करने के लिए चार्जेस इंड्यूस नहीं होंगे सरफेस पे? yes. तो अगर चार्जेस इंड्यूस होंगे, जैसे हमने कहा कि इस पे अगर इसकी फील्ड इधर है और इसकी इधर है तो कुछ इधर आएगी, तो नेट इंड्यूस्ड फील्ड इधर आएगी, यानी कुछ इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस तरफ मान लेते हैं, यहाँ कहीं इस तरह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये तो इंड्यूस होगा ना प्लस क्यू आई माइनस क्यू आई होगा ना, क्योंकि न्यूट्रल है ना ओवरऑल। न्यूट्रल का मतलब नेट तो जीरो रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा।
बताओ, यानी जितना पॉजिटिव इंड्यूस होगा उतना नेगेटिव। अब अगर मैं बिल्कुल बेसिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अप्रोच करूं, किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो, तो मुझे ये पता है कि मुझे अगर यहाँ पोटेंशियल निकालना है, यहाँ निकालना है, तो मुझे 4 लोगों की वजह से निकालना पड़ेगा, 4 चार्जेस की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। लेकिन इनका ना तो डिस्ट्रीब्यूशन पता है किस प्रकार का है, नॉन यूनिफॉर्म, और ना ही इनसे तुम इफेक्टिव डिस्टेंस बता सकते हो। तो तुम इस पॉइंट पे होगा उतना ही जितना इस पॉइंट पे होगा या किसी और पॉइंट पे होगा, लेकिन इस पॉइंट पे तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। बल्कि अगर इस पॉइंट पे कोई पूछ ले तो हमें पता है कंडक्टर के सभी पॉइंट पे सेम होता है, तो किसी और पॉइंट पे निकाल के इसके बराबर कर। तो बच्चों ऐसे में हम एक सरल पॉइंट पकड़ते हैं, तो हम ये सेंटर पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ लेंगे? देखो ये सारा का सारा चार्ज सेंटर से r डिस्टेंस पे, और ये सारा का सारा चार्ज भी r डिस्टेंस पे है कि नहीं? यानी इसकी वजह से आएगा k माइनस क्यू आई बाई आर, और इसकी वजह से k प्लस क्यू आई बाई आर। तो इंड्यूस चार्ज का कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो सेंटर पे कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है। अगर आप सेंटर पे कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, तो वही बाकी पॉइंट आएगा। तो कंडक्टर का पोटेंशियल सभी पॉइंट पर इक्वल होगा, वही O पॉइंट पर होगा। चलो देखो कितना आएगा, k q अपॉन 2r, k माइनस 3q अपॉन 3r, और प्लस k q i माइनस का अपॉन r प्लस k प्लस q i डिवाइड बाई r। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट कि माइनस k q बाई r, तो माइनस k q डिवाइड बाई 2r। बताएं भाई, बताएं, ठीक है? तो इस तरह से आप इसे कर सकते। एक बड़ा ही सिमिलर सा और अच्छा सवाल बनता है। वंस अगेन एक न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, हमसे कहा जा रहा है फाइंड आउट पोटेंशियल at P due to conductor only। कंडक्टर न्यूट्रल है, तो आप जैसे कह रहे कंडक्टर की वजह से बताना है, इसका मतलब कंडक्टर की सरफेस पर मौजूद इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल P पॉइंट पे आएगा। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, कंडक्टर की रेडियस r है, और ये डिस्टेंस x है, O से लेके इस पॉइंट को A बोल देता हूं, A से लेके O तक डिस्टेंस x है। चलो जरा बताओ P पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? नेट पोटेंशियल नहीं, ओनली कंडक्टर की वजह से कितना बताना है, कितना पोटेंशियल होगा ये बताना है। देखो यार तुम लोग नालायक हो यार, गधे टाइप हो यार, सवाल नहीं कर पा रहे हो। और देखो क्यों आंसू जी, चलो देखो P पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है, वो भी सिर्फ कंडक्टर की वजह से। अच्छा यार ये तो मैंने दिया ही नहीं, ये तो मेरी मिस्टेक है। मुझे ये डिस्टेंस देनी चाहिए थी, ये वाली डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ स्मॉल एल है, ठीक है? चलो ये डिस्टेंस हमने दे दी। अभी कर सकते हो क्या? अभी कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। अगर कर लिए होते तो फिर ये डिस्टेंस हमसे मांगते कि सर ये दूरी पता है क्या मुझे? मांगते हमसे, मांगी क्यों नहीं? ये भूल गया मैं देना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। नहीं तो फिर या फिर एंगल कुछ बताया तो फिर सोचे उसके बारे में, है ना? एंगल भी कुछ नहीं दिया था, ये देना जरूरी था। मैंने सारा डेटा दे दिया, एक्स्ट्रा डेटा दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये नहीं दिया। चलो कोई नहीं। तो P पॉइंट पे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पता है भाई। P पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू कंडक्टर, यानी या इंड्यूस चार्ज की वजह से।
कंडक्टर मतलब इंड्यूस चार्ज की वजह से, कंडक्टर लिख लो या इंड्यूस चार्ज लिख लो। इंड्यूस चार्ज की वजह से हमसे ये पूछा गया है ना, कंडक्टर पे सरफेस पर। और क्यू की वजह से हमें पता है पी पॉइंट का नेट पोटेंशियल, पी पॉइंट पे के क्यू बाई एल प्लस पी पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज। ये पूछा गया, अगर ये पता चल जाए इसको घटा देंगे। और कंडक्टर के अंदर नेट पोटेंशियल तो हर जगह सेम होता है, तो पी पॉइंट पे वही होगा जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स पे होगा। होल कंडक्टिंग मटेरियल हैज सेम पोटेंशियल, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल ओ पॉइंट का तो सेम ही होगा। और ओ पे क्या होगा, ओ पे होगा के क्यू बाई एक्स, और जो इंड्यूस चार्जेस आएंगे जितना प्लस की वजह से होगा उतना माइनस की वजह से होगा। तो ओ पॉइंट का पोटेंशियल यानी पी पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स होगा कि नहीं होगा, ये याद रख दो, यू विल गेट द आंसर। तो पी पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से आएगा पी का के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू बाई एक्स। दिस इज योर आंसर। बताओ भैया, बता पाओगे? चलो एक सिमिलर सवाल, एक मौका और देंगे आप, एक मौका और देंगे। इसकी सरफेस पे 2q चार्ज है, ये q1 चार्ज है x1 डिस्टेंस पे, ये q2 चार्ज है x2 डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P है यहां से L1 डिस्टेंस पे, यहां से L2 डिस्टेंस पे। तो मुझे P पॉइंट का पोटेंशियल बताना है ओनली ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। कंडक्टर न्यूट्रल नहीं है, इस बार कंडक्टर की सरफेस पे 2q चार्ज है, या कैपिटल Q मान लेते हैं, 2q का प्लस q चार्ज। तीनों चार्जेस पॉजिटिव है, q1 भी, q2 भी और q भी। व्हाट इज पोटेंशियल? इंड्यूस चार्जेस नहीं लिखना चाहिए मुझे यहां पे, उसकी वजह से तो बहुत मुश्किल होगा, निकाल सकते हैं, बट मैं ऐसे लिखूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर ओनली, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल नहीं है ना, तो कंडक्टर की सरफेस पे कुछ चार्ज है ऑलरेडी। बच्चों जब कंडक्टर के कारण कहा जाता है, इसका मतलब होता है व्हाट एवर इज द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, उसके कारण क्या पोटेंशियल। अच्छा ये तो मानते हो कि ये चार्ज जो होगा वो एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अभी आगे बताएंगे। इन चार्जेस की वजह से बाहर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर का चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या कर ले इसकी। तो अगर हम P पॉइंट का पोटेंशियल बोले तो P पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा वो मुझे लगता है कि Q1 की वजह से होगा, Q2 की वजह से होगा और कंडक्टर की वजह से होगा, राइट? होगा कि नहीं? P पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो O पॉइंट पे होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर सेम होता है। तो P पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वही O का होगा, और वो इसके बाद Q1 की वजह से होगा K Q1 by L1, Q2 की वजह से होगा K Q2 by L2, और कंडक्टर की वजह से हमें निकालना है। O पॉइंट का पोटेंशियल हम लिख देते हैं, तो O पॉइंट का पोटेंशियल Q1 की वजह से आ रहा है x प्लस K Q2 by x, और जो इस पे चार्ज होगा, मेरी बात सुनो, इंडक्शन की वजह से ये जो Q चार्ज होगा ना, वो भाई कुछ मान लेते हैं कि चलो इंड्यूस भी होगा, प्लस कहीं माइनस, तो प्लस लेकिन ज्यादा होगा माइनस कम होगा, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन नेट चार्ज सरफेस पे कितना रहेगा? प्लस Q ही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
जो भी आपका नेट चार्ज होगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अलग बात है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा इनकी वजह से यहाँ पे सरफेस पे, लेकिन व्हाटएवर इज द नेट चार्ज वो तो प्लस क्यू है ना बच्चों, वो सब आर डिस्टेंस पे होगा। तो कंडक्टर की सरफेस के कारण ओ का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बेटा, के क्यू बाई, ये ओ का नेट पोटेंशियल आएगा, ये पी का नेट पोटेंशियल होना चाहिए। तो के क्यू बाई L1 के Q2 बाई L2 प्लस P पे ड्यू टू कंडक्टर। तो बस इसको सब्ट्रैक्ट कर, एक अंतर कर दिया, कैसे न्यूट्रल नहीं रखा हमने इस बार, तो कंडक्टर के कारण भी आएगा कुछ, मतलब जो प्लस क्यू कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज जो होगा वो प्लस क्यू होगा, उसके कारण वो रिजल्ट आएगा। पहले क्या था, के प्लस क्यू आई माइनस क्यू आई का कैंसिल आउट हो जा रहा था, अब प्लस क्यू आई माइनस क्यू आई का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट नेट में क्यू चार्ज का तो रहेगा ना। सर ड्यू टू कंडक्टर की वजह से वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम लोग उसको डीवी लेके इंडिकेट भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो जब पैटर्न नहीं पता चार्ज का? सर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉइंट ई कैसे लिखोगे, व्हाट इज ई, ई का फंक्शन बताओ क्या लिखोगे? ऐसा कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके रिंग है क्या कि फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जानते हो, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे गंदे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी फील्ड ही नहीं लिख पाओगे आप, तो आपको इनडायरेक्टली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई हम तो बेचे हैं डीवी बाई डी आर लगाने के लिए इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एल, पर ई का फंक्शन तो पता हो तुम्हें, ये बात समझ रहे हो? तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन ही नहीं जानते हो, आप पॉइंट चार्ज की फील्ड जानते हो। हमने आपसे कहा कि ये ऐसा फील्ड रख दी हमने, गंदा से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फंक्शन भी नहीं बताया, लेकिन तो इसकी फील्ड यहाँ पे तो हम जाने है ना। जब पैटर्न ही नहीं पता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, कैसा नॉन यूनिफॉर्म है, चार्ज डेंसिटी का फंक्शन भी नहीं पता है, बाकायदा फंक्शन निकलते हैं सर, ये आगे हमारे उस सिलेबस के नहीं है, लेकिन आगे हमसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कंडक्टर है, चार्ज रख दिया तो ये जो चार्ज इंड्यूस होगा उसको थीटा का फंक्शन में पूछा जाता है, थीटा के फंक्शन में आता है, लेकिन ये अपने कोर्स का नहीं है ना, ये 12th तक हम लोग को ये चीज़ नहीं पढ़ाई, ये फिर आगे बीटेक वगैरह में इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हो गया डन। अब आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, अर्थिंग, अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर अगर बच्चों हम इसकी अर्थिंग कर देते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या हो गया, ठीक है ना। अर्थ की आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत लार्ज कैपेसिटी होती है, जनरली हम ये मानते हैं आपको कितना भी चार्ज दे दो उसका पोटेंशियल राइज नहीं करता है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इन अवर कैलकुलेशन हम अर्थ को जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों एक ही पोटेंशियल हो जाएंगी, चार्जेस का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। और अर्थ ऐसी भारी भरकम बॉडी है कि थोड़ा बहुत चार्ज देने या लेने से उसमें पोटेंशियल पे कोई फर्क, तो हम ये मानेंगे कि दूसरी बॉडी का जब हमने अर्थ से कांटेक्ट किया तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, जीरो। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी बॉडी को अर्थ कर देंगे तो कॉन्सेप्ट ये है कि उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये गलत फहमी रहती है कि अर्थिंग करने से पूरा चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाता है, ये एक गलत फहमी है, ये अक्सर फेल हो जाता है नियम कानून। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने अर्थ कर दिया है तो सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि और बाहर से कोई फील्ड है कि नहीं, कोई अलग से कोई चार्ज पड़ोस में रखा है कि नहीं, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो आप बस ध्यान रखो, ऑन अर्थिंग एक कंडक्टर को अर्थ करने से इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो, इतना बस बात याद रखो। पहला एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जैसे मान लो एक स्फेरिकल सेल है और इसको हमने अर्थ कर दिया, मान लेते हैं यहाँ की लगा रखी है, की पहले ओपन थी और इस पे प्लस क्यू चार्ज हुआ करता था पहले से, मान लेते पहले अर्थिंग के पहले था प्लस क्यू चार्ज था अर्थिंग के पहले। हमने कहा अर्थ करने के बाद फाइनल स्टेट क्या होगी, चलो अभी मैं ओपन कर देता हूं इसको, फाइनली हमने इसको अर्थ कर दिया, मान लिया कि इस पे फाइनल चार्ज क्यू फाइनल और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो हमें पता है इसका पोटेंशियल, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, ना तो कोई अगल बगल चार्ज रखा गया है व्हिच कैन प्रोड्यूस एक्सटर्नल फील्ड, राइट। तो इसका पोटेंशियल कम है तो चार्ज सरफेस पे होगा,
सरफेस पे कैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेंटर से पोटेंशियल देखोगे तो सेंटर से डिस्टेंस आ रही होगी, सारा चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो k/r। हालांकि कोई बाहर से फील्ड नहीं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और कंडक्टर का सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। इसको जीरो करेंगे तो यू विल गेट q फाइनल इक्वल टू 0। और यहीं से ये कंफ्यूजन बनता है कि अर्थ करने से चार्ज जीरो हो जाता है। इसका मतलब पहले प्लस क्यू था, अभी जीरो, पूरा फ्लो गया अर्थ में, पूरा चार्ज अर्थ में चला गया पॉजिटिव, या ये कहे माइनस क्यू चार्ज अर्थ से कंडक्टर पे आ गया। चलते तो इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन थोड़े ना जाते हैं। कंडक्शन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हकीकत में तो माइनस क्यू चार्ज इधर से इधर आएगा। अब क्यू का साइन भी क्या ये भी तो नहीं दिया है। अगर क्यू को पॉजिटिव चार्ज मानोगे तो दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि क्यू चार्ज कंडक्टर से अर्थ में गया है या माइनस क्यू चार्ज अर्थ से कंडक्टर में आया है। ये बात सच है कि अगर कोई कंडक्टर आइसोलेटेड उसे अर्थ कर दिया है तो पूरा चार्ज चला जाएगा अर्थ में, लेकिन कभी कभी नहीं भी जाता है। ये बात तभी सच है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। अगर अलग से बगल में क्यू चार्ज और रख दूंगा मैं पॉइंट चार्ज तो जीरो नहीं होगा। आप देखोगे, आप ज्यादा भी फ्लो हो सकता है, कम भी फ्लो हो सकता है। साइन क्या है चार्ज का इस पर डिपेंड करेगा। तो अगर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी को ऐसे सिंपल अर्थ कर दिया तो ये चार्ज पूरा चला जाएगा। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल और दिखाऊं आपको कि मैं कह रहा हूं चलो एक हमारे पास सॉलिड कंडक्टर है और इस पे पहले प्लस क्यू चार्ज था और ये की हमने खोल रखी है, ये अर्थिंग से जुड़ा हुआ है, क्यू ऊपर है, और इसके बगल में मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस है सेंटर से। अब मैंने कहा बताओ अर्थ करने पे ऑन क्लोजिंग द की फाइंड आउट चार्ज फ्लो थ्रू द की से कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा ये बताना है। तो जब आप इसे अर्थ कर दोगे तो मान लो कि यहां पर लेट अस सपोज क्यू फाइनल चार्ज बचेगा, तो जो क्यू और क्यू फाइनल का डिफरेंस होगा वही तो फ्लो हुआ होगा। आइए पहले क्यू फाइनल निकालते हैं। अर्थ करने का एक ही मतलब है पोटेंशियल जीरो गया, दैट्स ऑल। दूसरा मतलब न रट्टा मारना कोई कि चार्ज जीरो हो जाता है, ये मत याद करना, ठीक है। तो आपने कहा कि भैया इसका पोटेंशियल जीरो करना है, तो हमने कहा अच्छा कंडक्टर का पूरे का पोटेंशियल सेम होता है, तो हमने क्या कहा ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया, सरल है निकालना। तो ओ पॉइंट का पोटेंशियल या कंडक्टर का पोटेंशियल जो होगा वही ओ पॉइंट का होगा, के छोटा क्यू बाई आर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, और जो भी फाइनल चार्ज बचेगा सरफेस पे डिवाइड बाई आर, और नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। बताओ भैया, तुम देख पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूं कि तुम देख पा रहे हो कि क्यू फाइनल जो है वो माइनस आर क्यू डिवाइड बाई आर है कि नहीं। मान लेता हूं मैं कि इसका चार्ज पॉजिटिव साइन का है, इसका मतलब फाइनली इस पे नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू आर बाई क्यू, इतना फाइनल चार्ज। मैं मान लेता हूं ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव है, यानी इसमें से जब इसको इनिशियल में से फाइनल घटा दूंगा तो कितना चार्ज इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हुआ ये पता चल जाए। तो डेल्टा क्यू फ्लो, इनिशियल चार्ज में फाइनल घटा देता हूं माइनस क्यू आर बाई आर, तो आप देख सकते हो Q टाइम्स 1 प्लस आर बाई आर, इतना चार्ज फ्लो हुआ है। क्या सरफेस पे फाइनली जीरो है? नहीं, जीरो नहीं है। यह अलग बात है कि पहले ये प्लस क्यू पूरा फ्लो हो गया होगा, जीरो हुआ होगा, फिर और फ्लो हुआ होगा तो नेगेटिव हुआ, तो ज्यादा ही फ्लो हुआ है। तो ये बात दिमाग में डालना कि अर्थिंग करने से कंडक्टर की सरफेस का चार्ज जीरो हो जाता है, उतना ही फ्लो हो जाता है जितना सरफेस पे होता है, तो गलत है, हमेशा ट्रू नहीं। ये तब तक ट्रू है जब तक कि इसके पड़ोस में कोई दूसरा चार्ज नहीं रखा है, तब तक ये बात ट्रू। तो आप, मैं तो कहता हूं ऐसी कोई बात है यार, याद ही ना रखो, याद भी रखो तो पूरी बात दिमाग में रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको एक चार्ज रख सकता है, दो चार्ज रख सकता है, क्या करना है, पोटेंशियली जीरो रखना। इनिशियली कितना था सरफेस पे, फाइनली कितना होगा, फाइनल मान के दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। साइन के साथ घटाना, ध्यान रखना, यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो हमको साइन के साथ घटाना पड़ेगा। ये क्यों कैसे लिखवा दिया, है ना। अब और अच्छा सवाल अगर बनाना है तो इसी को v वेलोसिटी से मूव करा देगा, इसी को v वेलोसिटी से मूव करा देगा। देखो मैं दिखाता हूं, मैं इधर लिखता हूं, अगर इसी को v वेलोसिटी से मूव करा देगा और कहेगा बताओ जो कनेक्शन है अर्थ में कितना करंट फ्लो होगा, वायर में करंट कितना होगा। तो देखो अगर मैं
कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज देखूं तो इतना है जो कि माइनस क्यू आर बाई आर है, ये चार्ज है। और अगर आप चार्ज को मूव करा रहे हो तो आर वेरी करेगा, आर घट रहा होगा, माइनस डी आर बाई डी टी को आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी भी लिखोगे कि नहीं, अगर मैं उसे डी वेलोसिटी से मूव करा। अगर मैं आपसे कहूंगी एक कंडक्टर है और ये अर्थिंग है और ये किसी टाइम पे आर है, इसकी वेलोसिटी v है, या आर वेरी कर रहा है और आर के फंक्शन में करंट बतानी, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है वायर में, तो यहां पर इस कंडक्टर भाई ये जो फ्लो हो रहा होगा तो ये वाला चार्ज बदल रहा होगा ना, यदि जो आई जो होगा, हमें क्या पता किस बढ़ रहा है घट रहा है, तो हम इन जनरल मान लेते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का रेट होता है, इतना सब लोगों ने सुना है। तो हमने करंट चार्ज निकाल लिया है, चाहे इसको x मान लो या r मान लो, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डी क्यू फाइनल बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू बाई आर, ये 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी आएगा क्यों, और माइनस डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ये आर घट रहा होगा, अगर इसके पास आ रहा है तो करंट आ जाएगा हमारा क्यू आर बाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया जाए और कहें बताओ करंट आर के साथ कैसे वेरी करेगी, तो आर के साथ करंट कैसे वेरी करेगी, किसी टाइम टी पे, या किसी टाइम टी की जरूरत ही नहीं, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है। बताओ भैया, तो ये और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया सवाल को, नहीं करोगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक, लिख लो। ये कैलकुलेशन मिस्टेक करवा रहे हो तुम लोग, देख ले लो तक और रिकॉर्ड करवा रहा है, स्टार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन चेक नहीं करते तुम लोग, तो ये फिर तो अलग आएगा आंसर, क्या है Q प्लस, हाँ ठीक है, इतना फ्लो होगा ना, ठीक है। और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, बाकी तो ठीक ही है। Q फाइनल तो यही है ना बेटा, बड़ा Q तो नहीं लिया हमने, अरे यार तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, बिल्कुल इतने नालायक किस्म के इंसान हो। कॉन्सेप्ट तक पहुंच गया ना, तो जल्दी से लिखो, तो लोग कहाँ डिफरेंशिएशन भी करती है ना, 1 बाई आर, ये प्लस आएगा ना, ठीक है। तो ये करंट नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब क्या है, फिर नेगेटिव का मतलब यही कि जो फाइनल चार्ज है घट रहा होगा, देखो देखो यहाँ पे कहीं कुछ दिखेगा, जैसे जैसे आर घटता जाएगा नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज और फ्लो होता जाएगा। तो ये जो चार्ज होगा ना ये और डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि ये चार्ज घट रहा है ना। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं सिर्फ इतना लिखूं, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिर्फ इतना लिखूं। तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना है या फिर आप चाहो ये घट रहा है, अगर क्यू फाइनल घट रहा है तो आप चाहो तो आई को क्या लिख सकते हो, माइनस डी क्यू फाइनल बाई डी टी, राइट। तो अगर ये लिखोगे तो आपका सिर्फ, अगर ये लिख दोगे तो फिर ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव है और आपको करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपने प्रॉपर लिखा है कि जो कंडक्टर पे चार्ज है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, जो कि नेगेटिव है, मतलब घट रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो मैं माइनस डी क्यू बाई डी टी को आई लिख लेता हूं, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लो, आई इक्वल टू, ठीक है। हालांकि आपसे पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हर प्लस या माइनस कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्यू फाइनल डी क्यू फाइनल बाई डी टी को नेगेटिव पा रहे हो, ठीक है, डी आर बाई डी टी देखो आर घट रहा है, तो डी आर बाई डी टी डेफिनेटली एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो जिसको हमने माइनस वी लिख दिया यहाँ पे। तो अगर माइनस वी लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे माइनस वी, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप अगर मैं ये डी क्यू बाई डी टी इसको सिंपली लिखूंगा, मैं डी क्यू फाइनल बाई डी टी, इसका मतलब इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव है, चार्ज घट रहा है कंडक्टर का, घटना ही चाहिए, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है मींस पॉजिटिव घट रहा है, मतलब कंडक्टर से अर्थ की तरफ करंट फ्लो हो रही है। तो अगर मैं सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ऐसे केसेस में जहां चार्ज डिक्रीज होता है, याद है ना डिस्चार्जिंग पढ़ाया था, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख देते हैं, है ना। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी को आई लिखेंगे,
तो डी की वैल्यू माइनस आई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई विल बी क्यू आर बी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, चलो नोटेड। एक कैलकुलेशन मिस्टेक से सारी चीजें बदल जाती है भैया, एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना देखा करो, कैलकुलेशन कर गधों की तरह बैठे हो, नोट कर रहे हो तब देख रहे हो, हाँ सर यहाँ साइड गड़बड़ हो गया, यहाँ कॉमन आ गया। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। एक आइसोलेटेड कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है उस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मान लेते हैं बच्चों किसी भी इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दे दिया, तो इसकी सरफेस का चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है कि इसका जो है सिग्मा प्रोपोर्शनल होता है 1/r या 1/r। चार्ज डेंसिटी जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एक्चुअली अगर इस कंडक्टर का कहीं पर भी हमको आर, यहाँ पर जनरली क्या, अगर सेल की बात करो तो मैं इससे, हालांकि इसकी एग्जैक्ट प्रूविंग नहीं है हमारे उसमें, लेकिन फिर भी यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कंडक्टिंग सेल जैसे है या सॉलिड स्फीयर है, तो इसकी सरफेस का पोटेंशियल जो होता है KQ/R होता है, K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और Q है सिग्मा इनटू 4 पाई R स्क्वायर, तो V जो है वो सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट है। देखो, और कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट है पूरी सरफेस का, मतलब सिग्मा इनटू R जो है ये कांस्टेंट होता है, और ये सिर्फ सेल के लिए नहीं वैलिड होता है, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड होता है, चाहे वो सेल हो या ना हो। ये अलग बात है कि हम प्रूफ सेल के लिए कर रहे हैं, इसके लिए जनरल प्रूविंग कुछ और होती है, ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं बिल्कुल यहाँ पे। तो सिग्मा इनटू आर बट कांस्टेंट होता है, मतलब सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। लेकिन ध्यान रहे ये वैलिड है ओनली फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर्स। आइसोलेटेड से मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, आइसोलेटेड का मतलब है कि there is no external electric field, there is no external charge present in the surrounding of conductor, right? है ना? तो ये 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर r रेडियस ऑफ सेल कहलाती है कंडक्टर, यहां पर r लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी छोटी होगी, शार्प टर्निंग होती है ना, एजेस होती है, वहां पे क्या होता है कि चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो जैसे अगर मैं 2-3 पॉइंट्स लूं, लेट अस सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया A जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, एक पॉइंट ले लिया मैंने सपोज B और एक पॉइंट ले लिया मैंने C। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगी, यहां पर तो बहुत ही छोटी होगी, जितनी शार्प टर्निंग होगी उतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर छोटी होती जाएगी, नहीं होती जाएगी। यानी जो शार्प एजेस होती है वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, सी पे तो काफी बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पे सबसे छोटी, फिर बी पे, फिर सी पे, अगर तीनों पॉइंट पे कंपैरिजन, तो चार्ज डेंसिटी ए पे सबसे ज्यादा, फिर बी पे, फिर सी पे। पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां होगा,
दोनों तीनों पॉइंट पे बराबर हो गए, जस्ट आउटसाइड द सरफेस है, एक ही पोटेंशियल होती है सरफेस, तो ए बी सी पोटेंशियल सेम, अरे है कि तो पोटेंशियल सेम होगा तीनों पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम प्रूव करेंगे बच्चों, अभी हम प्रूव करने वाले, वैसे कंडक्टिंग प्लेट के लिए बता चुका हूं, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट आउटसाइड जो फील्ड का फॉर्मूला होता है अभी मैं प्रूव कर दूंगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है नेट फील्ड कंडक्टर की वजह से। तो जहां सिग्मा ज्यादा होगा फील्ड ज्यादा होगा, मैं बस क्वेश्चन का बता रहा हूं कि कैसे कंपैरिजन बनेगा। तो सिग्मा का ऑर्डर जो होगा ई ए ई बी ई सी, मतलब जो शार्प एजेस होती हैं उनके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के पोटेंशियल का ऑर्डर लिख देते हैं, भूल ही जाते हैं कि कंडक्टर है पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसा मत करना कि तुमने कहा जो फील्ड का ऑर्डर होगा सर पोटेंशियल फील्ड ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, पता नहीं कहां से नियम ले आते हैं, फील्ड जीरो तो पोटेंशियल जीरो, ऐसे कोई नियम थोड़े ना, फील्ड ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, ऐसा नहीं। तो फील्ड आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इससे डिसाइड कर रहे हो, सिग्मा आप इससे डिसाइड कर रहे हो 1/r, ठीक है, और पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि कंडक्टर है, जस्ट ऑन द सरफेस पॉइंट हमने लिया है, समझ लो, है ना। तो अभी हम फील्ड की प्रूविंग करेंगे फिलहाल, ये तो करेंगे, लेकिन एक चीज समझने वाली बच्चों कि अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है, मान लो हमने कोई कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर ले लिया और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, अब जो इस पे सिग्मा होगा ये 1/r के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल फील्ड, ये बाहर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट था कि ये अंदर कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, अंदर कोई फील्ड क्या था, प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, पोटेंशियल कैसा था, कांस्टेंट था, बताओ था कि नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, अगर ये वैसा ही बना रहेगा तो अंदर कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और ये प्रोड्यूस कर देगा अंदर, बताओ तो नेट जीरो नहीं होगी, लेकिन कंडक्टर के अंदर नेट हमेशा जीरो रहती है। तो इसकी फील्ड को अंदर खत्म करने के लिए बाहर वाला चार्ज अपना स्वरूप बदलेगा, अपना रूप रंग बदलेगा, नहीं बदलेगा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। तो कभी भी कंडक्टर की सरफेस का बाहर की सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, बदल जाता है ना। वो एक्सटर्नल फील्ड अलग से दी जा सकती है, किसी पॉइंट चार्ज की हो सकती है, किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हो सकती है, बगल में पड़ोस में कोई बॉडी रख दो उसकी वजह से हो सकती है। बताओ बेटा, नहीं बताओगे? ये तो होगा, नहीं होगा। तो ये सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r तभी तक फॉलो होगा जब आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड कंडक्टर है भाई, आइसोलेटेड का मतलब यही है देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट, देयर इज नो चार्ज बॉडी इन द सराउंडिंग ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी जिस पे आप चार्ज ले रहे हो। ऋतिक जी रोशन करो अपना ज्ञान कुछ, ठीक। तो भैया देखो, तो तीन बातें तो हो गई। अब बात करते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई। तो बहुत ही सरल तरीका था, ये हमारे पास कंडक्टर था, मान लो बच्चों कोई, ये चार्ज है उस पर, बातचीत बिल्कुल नहीं, मैं फोड़ फाड़ दूंगा भी अगर बात करी तो, खुशर नहीं, जस्ट आउटसाइड मुझे लगा। अब आपको पता है कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है, फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस बनाऊं तो आगे का मुझे पता नहीं, आगे जाके कर्व हो जाएंगे, पर जब सरफेस से निकलेगी तो कैसी निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी। सरफेस से फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। बताओ ये, तो अगर परपेंडिकुलर होगी, मैं बहुत छोटा सा सिलेंडर बना लेता हूं, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सिलेंडर की जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है बहुत छोटा है dA, और ये बहुत नजदीक में है, इसकी लेंथ भी बहुत छोटी है dx। इस छोटे से क्लोज सिलेंडर के लिए गॉस लॉ लगा दे रहा हूं मैं। तो ये इतना छोटा सिलेंडर है कि यहां पर फील्ड ऐसी होगी, देखो तो ये जो कर्व है यहां पर फील्ड ही नहीं, यहां पर तो अंदर फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो इनसे तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, होगा क्या, इनसे कोई वैसे पास नहीं होगा, पैरेलल है फील्ड लाइंस। तो जो भी फ्लक्स पास होगा वो इसी से पास होगा, dA वेक्टर भी बाहर की तरफ आएगा और E वेक्टर भी बाहर की तरफ आएगा। तो अगर मैं इस छोटे से सिलेंडर के लिए गॉस लॉ लगा दूं, नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का नेट फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस से, वो Q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तीन सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो है, इसके लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी E इंटू dA और Q हो जाएगा सिग्मा इंटू dA। भाई अंदर ये जो चार्ज होगा इसी पे तो चार्ज, इसकी तो चार्ज लेंगे। और एक सरफेस है, मान लो बच्चों इसमें आपने ऐसे सिलेंडर बनाया छोटा सा,
तो ये सरफेस इतनी सरफेस को घेरेगा, अपने एरिया के बराबर तो सरफेस घेरेगा, और इतना छोटा है कि उसको प्लेन मान सकते हो। उतने छोटे एलिमेंट के लिए सिग्मा कांस्टेंट मान सकते हो, हालांकि सिग्मा अलग अलग है, पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो सिग्मा छोटे से एलिमेंट के लिए कांस्टेंट मान सकते हो। तो बाई एप्सिलॉन नॉट डी डी उड़ा डाला, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ भैया, नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? बताना तो पड़ेगा। अरे बताओ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मैं कोई बातें यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। अगर हमारे पास एक चार्ज है, कोई भी चार्ज सिस्टम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है आपको? फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अगर दो Q1 चार्ज, Q2 चार्ज यहाँ पे फील्ड निकालनी है तो नेट फील्ड कैसे होती है? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। बताओ भैया, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के जस्ट बाहर फील्ड कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस कंडक्टर को मैं दो हिस्सों में चार्ज दिखा दूं, मैं कहूं बेटा इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, एक ये चार्ज है Q1, एक ये चार्ज है Q2। बात को समझना, मैं बहुत गहराइयों में ले जाने वाला हूं, हल्के हाथों समझ लो बात को। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई? गधे कहीं के नहीं कह सकता? बताओ भाई, जब ये मेरा जो चार्ज है वो डिस्चार्ज प्लस डिस्चार्ज, तो सिस्टम के दो टुकड़े मान लिए हमने। तो भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हाटएवर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इट इज एक्चुअली वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। है कि नहीं? बताओ भैया। नहीं है? है कि नहीं? है, बिल्कुल है, बहुत। अरे है कि नहीं? अच्छा, मैंने कहा मेरा मन नहीं करा, मैं ये दो टुकड़े नहीं मानूंगा। आप दो की जगह तीन भी मान सकते हो, मैंने कहा मैं ऐसे दो टुकड़े मानूंगा। एक टुकड़ा ये है, इतना चार्ज Q1, और एक ये। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस चार्ज की वजह से अगर यहां फील्ड E1 वेक्टर है और इस चार्ज की वजह से अगर यहां फील्ड E2 वेक्टर है, तो भी तो मैं बोल सकता हूं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे बोल सकता हूं? कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं? बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज को दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, दो टुकड़े, बहुत छोटा। एक टुकड़ा बच्चों मैंने ये माना, यहां पर देखो मैं बना रहा हूं, एक टुकड़ा मैंने माना इतना छोटा सा, एकदम छोटा सा एलिमेंट, मैंने कहा ये मेरा Q1 चार्ज, और एक बची हुई पूरी बॉडी, एक बची हुई पूरी बॉडी। तो हमने कहा भैया एक तो इसमें जो चार्ज है, एक तो छोटा सा टुकड़ा हमने माना, ये माना है dQ, और एक ये पूरा का पूरा Q रिमेनिंग। तो अगर मैं इसको 1 मान रहा हूं, इसको 2 मान रहा हूं, तो भी तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के बराबर है कि नहीं? E1 वेक्टर है ड्यू टू एलिमेंट और E2 वेक्टर है ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। बताओ भैया। सुपरपोजिशन कर दो, सिंपल सुपरपोजिशन। मैं E1 और E2 की वैल्यू अलग अलग निकालना चाहता हूं। तो हमने कहा कि यार इस पूरे चार्ज के दो टुकड़े कर दिया, हमें मैं चार्ज बना नहीं रहा हूं पर है। मैंने कहा कि इसके जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसमें अगर मैंने चार्ज के दो टुकड़े कर दिए, छोटा सा एलिमेंट ले लिया और एक बची हुई पूरी बॉडी, मैंने कहा भैया छोटे से एलिमेंट की वजह से E1 है, बाकी बॉडी की वजह से E2 है। तो तुमने कहा अच्छा मतलब तुम्हारा जो चार्ज है वो दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, यानी नेट फील्ड जो होगी वो दोनों चार्जेस की फील्ड का वेक्टर सम के बराबर होगी। सिमिलरली मैंने कहा भैया तो फिर ऐसे ही अगर मैं यहां पर देखूं इसके जस्ट अंदर एक पॉइंट हो, जस्ट अंदर मतलब 1 नैनोमीटर अंदर सरफेस से, तो हमने कहा भैया फिर जो ये A पॉइंट है मान लो ये B पॉइंट है, तो हमने कहा भैया B पॉइंट पे जो फील्ड होनी चाहिए वो भी E1 की वजह से B पॉइंट पे और E2 की वजह से B पॉइंट पे होनी चाहिए कि नहीं? बताओ। हमने भैया ये तो 0 है, अंदर तो 0 है ना कंडक्टर, नहीं है? अब एक बात बताओ, बहुत छोटी बात, बहुत बारीक बात है, बिल्कुल रास्ते में पहुंच चुके हैं। क्या इधर मिटा सकता हूं थोड़ा? नहीं मिटा सकता, कोई बात नहीं।
तो सुनो एक बात समझो, ये जैसे मान लो कोई कंडक्टर, ये मैं बहुत मान लो सेल था, हॉलो था, ये हटा दिया, थोड़ा होल्ड कर दिया, ये इतनी बड़ी बॉडी है और ये सरफेस है, मान लो सरफेस की क्या थिकनेस होगी, मान लेते हैं 10 to the power -15 मीटर सरफेस की थिकनेस है। तो इस पूरी बॉडी के लिए, मेरी बात समझना, ये थोड़ा बड़ा एलिमेंट बना देता हूं, इस पूरी बॉडी के लिए सरफेस के इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं एक सेल है, ये सेल एक होल कर दिया, अब ये जो सरफेस जहां से उड़ा दी हमने सरफेस, इसके बाहर एक पॉइंट है, 1 नैनोमीटर बाहर और 1 नैनोमीटर अंदर, ये दोनों पॉइंट इसके लिए एक जैसे ही हैं। यानी ये जो E2 वेक्टर होगा, जितना E2 यहां होगा उतना ही E2 यहां भी होगा। जो रिमेनिंग की वजह से E2 होगा वो जस्ट सरफेस के बाहर और जस्ट सरफेस के अंदर बराबर ही होगा। किसकी वजह से बोल रहा हूं? वो एलिमेंट हटा के जो रिमेनिंग पॉइंट है। लेकिन जो खुद एलिमेंट होगा वो उसके दोनों तरफ, क्योंकि ये एलिमेंट है तो ऑलमोस्ट प्लेन जैसा होगा, उसके दोनों तरफ E1 सेम तो होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। अरे एक पॉइंट चार्ज समझो, अपने 2 मिलीमीटर डिस्टेंस, 2 नैनोमीटर जितना इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतना इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन चूंकि उस चार्ज के एक इस तरफ पॉइंट है, एक इस तरफ पॉइंट है, तो उसकी वजह से दोनों की फील्ड इधर की तरफ होगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि अंदर वाले पॉइंट पर इधर जो E1 और E2 होंगे दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन इधर जो E1 होगा वो इधर की तरफ होगा और जो E2 होगा वो तो वही होगा जो जस्ट बाहर होगा। यानी अंदर की तरफ जो पॉइंट होगा वहां पर E1 वेक्टर E2 वेक्टर जस्ट अपोजिट होंगे दोनों, और वैल्यूज वही होंगी जो बाहर वाली होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों नेट जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि इनसाइड जो देखा जाए, तो मेरी ये उंगली यहां से टूट गई है, जैसा लग रहा है, जोर से झटका दिया मेरी हाथ से, ये टूट गई यहां से, टूटी हुई, देखो ऐसे नहीं देखो, टूटी हुई नहीं दिख रही, अरे टूटी है भाई, देखो। तो ये मैं ऐसे पकड़ रहा हूं ना तो मैं दर्द कर रही है, पेन हो रहा है, तो मेरी आदत है ना इसको ऐसे चिपकाने की, तो कुछ हो गया है, बहुत पेन कर रहा है। नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूं ना, विल पावर मेरी बहुत तगड़ी है, टूटने के बावजूद मुझे चलती रहती है ना, ऐसे करने में दर्द हो रहा है। तो मैं देखो, इसीलिए मैं जब लिखता हूँ ना तो मेरा हाथ वैसा हो रहा है, फिसल रहा है, मतलब गंदा सा हो रहा है कुछ, राइटिंग खराब हो रही है। ऋतिक रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तो रिकॉर्ड होने तो उसमें कोई गलत बात बोल रहे हैं क्या? तो सुनो, अंदर के पॉइंट पे दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर मैं वेक्टर का नेट मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो E1 - E2 के बराबर होगा, और इसे 0 होने का मतलब E1 बराबर क्या है, और बाहर जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, जस्ट बाहर जस्ट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E1 + E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। यहां से बच्चों E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर अगर हम फील्ड लेते हैं तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन, कोई प्रूविंग नहीं पूछने वाला आपसे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर ले, बहुत छोटा सा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उस एलिमेंट की होती है और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रिमेनिंग की होती है, आधी होती है। इससे होगा क्या? इससे तुमसे कहेगा एक कंडक्टिंग सेल था, कहेगा एक कंडक्टिंग सेल है, एक छोटा सा होल कर देगा, कहेगा आप बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। होल करने के बाद पूछेगा होल पे फील्ड बताओ, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, होल पर एलिमेंट हटा दिया तो एलिमेंट की हटा दो, बचा रिमेनिंग की, बची सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर सिग्मा को q बाई 4 पाई r स्क्वायर रख दो, होल का साइज थोड़े ना देगा। टोटल चार्ज अगर सरफेस पे q है और रेडियस सेम है तो सिग्मा यूनिफॉर्म होगा और सिग्मा की वैल्यू q/4 पाई r स्क्वायर होगी, यानी q/8 पाई r स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। होल पे जो फील्ड होगी वो q/8 पाई r स्क्वायर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। बताओ भैया, ठीक है ना? आप लिख लो फटाफट जल्दी से। अभी यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और बताना है मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि सरफेस के जस्ट बाहर जो फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें से अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उसकी वजह से होती है और बचे हुए टोटल चार्ज की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब आप देखो ये सारा चार्ज जो है ना
और दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है। अभी मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज ले लूं, बेटा बात समझो, तो इसकी खुद की फील्ड तो इस पे फोर्स नहीं लगाएगी, पर बचे हुए की फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, एक डीएफ, जो कि dq इंटू ई के बराबर होगा। ऐसे हर एलिमेंट पे एक फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा ना। तो ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, इसलिए सरफेस एक प्रेशर महसूस करेगी, एक्सपैंड होने की टेंडेंसी रखेगी। अगर इलास्टिसिटी है इस मटेरियल में तो एक्सपैंड हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे सोप बबल को चार्ज देते हैं तो बबल एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है ना, चार्जिंग ऑफ सोप बबल। तो कितना प्रेशर होगा, तो एक छोटा सा एरिया अगर हम डीए ले लें, तो चूंकि ये फोर्स तो है ही ऑलरेडी परपेंडिकुलर, तो प्रेशर जो आएगा वो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अब एक बात समझो, फोर्स जब निकालेंगे तो dq, अगर मैंने ये डीए एरिया लिया है तो dq है सिग्मा इंटू डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड है रिमेनिंग वाले की वजह से अपॉन डीए, डीए डीए कट जाएगा, तो रिमेनिंग की कितनी होगी, आधी तो होगी ना बेटा, तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। तो जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी ना एस पे, एच पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, तो एच पे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। एक चीज और समझो कि ये तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसका एक डायरेक्ट यूज बनता है, एक स्पेशल सवाल बनता है, इसकी प्रूविंग भी हम करवाएंगे आगे समय मिलेगा तो। जैसे मान लो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एक सेल है, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, इसको आधा ऐसे से ब्रेक कर दिया जाए, मतलब ये हाफ इस हाफ पे कितना फोर्स लगाएगा, तो इक्वल लगाएगा। यहां पर ये फोर्स जो लगेगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से लगेगा, तो बाकायदा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके करते। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, ऐसा फोर्स अगर निकालना हो, चूंकि सिग्मा कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, तो प्रेशर हर जगह यूनिफॉर्म होगा सरफेस पे। जब यूनिफॉर्म प्रेशर होता है तो प्रोजेक्शन एरिया मेथड लगा सकते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना ये वाला होगा पाई आर स्क्वायर। ये आपका सिग्मा की वैल्यू क्यू, पूरे चार्ज अगर क्यू है तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, तो फोर्स निकल आएगा, एक हाफ दूसरे हाफ पे निकल आएगा, है ना। तो इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चन, ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में आगे की कहानी को बढ़ाएंगे, आगे